हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज का टॉपिक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय जलीय जीव और राष्ट्रीय नदी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा तिरंगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। जो पहला है सबसे ऊपर, केसरिया रंग। केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। तो बीच में जो सफ़ेद रंग है वो क्या बताता है? सच्चाई। और सबसे नीचे हरा रंग धरती की हरियाली को बताता है। ठीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। मतलब इसका जो लंबाई है, लेंथ वाला रेशियो 3 अनुपात में रहेगा और चौड़ाई अनुपात 2, जहाँ भी होगा ये 3:2 के में रहेगा। ठीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। ये जो नीले रंग का चक्र बीच में होता है और इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है। और सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का भी संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को बतलाता है, दर्शाता है। नेक्स्ट, इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष पर बने चक्र से लिया गया है। आगे पढ़ेंगे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियाँ हैं। तो जो इसका व्यास है, ये जो सफ़ेद पट्टी है, इसी के भीतर ये रहता है। ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन है, सबसे पहले श्री पिंगली वेंकैया जी ने इसे डिज़ाइन किया था और भारतीय संविधान सभा ने इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है जो बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। लेकिन कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त में भी गाया जाता है। मान लीजिए आर्मी लोग अगर युद्ध के समय में टाइम के अगर अभाव है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शुरू के और लास्ट के 20 सेकंड में ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन पहली बार सार्वजनिक मंच पर गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और ये उसकी भांजी के द्वारा गाया गया था जिसका नाम सरला था। तीसरा हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर ही है। और ये भी कब लागू हुआ? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को मान्यता प्रदान की गई। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। अगला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, जो हमारे तिरंगे में भी इस चक्र यहीं से लिया गया था ना। तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसमें 4 शेर है, जिसमें हमें 3 शेर तो सामने से दिखाई पड़ते हैं। जो चौथा शेर है वो पीछे की तरफ है, जो दिखाई नहीं देता है। चक्र केंद्र में दिखाई देता है। सांड दाहिनी ओर, ये दाहिनी ओर सांड दिखाई देता है और बाईं ओर घोड़ा। ठीक है। बाहरी रेखा के बिल्कुल दाहिने छोर पर घंटी के आकार पर कमल छोड़ दिया जाता है। इस साइड ये क्या है? बाईं ओर घंटी के आकार में कमल का फूल है। ठीक है। राष्ट्र प्रतीक चिन्ह, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्र प्रतीक के रूप में अशोक चिन्ह को अपनाया गया और इसी दिन संविधान भी लागू किया गया। तो ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके नीचे जो सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या होता है? केवल सच्चाई की विजय होती है। यह शब्द कहाँ से लिया गया?
मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। अगला राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है। अभी तक इसके बारे में, इसको कब अपनाया गया भारत सरकार द्वारा, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से इसे मान्यता दी गई है राष्ट्रीय पुष्प की। इसका साइंटिफिक नेम नीलम्बो नूपिपेरा कैटर्न है। ठीक है। यह पवित्र फूल है। इसका प्राचीन कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। कमल जो है योग, आध्यात्मिक सफलता और ज्ञान का भी प्रतीक है। भारत में पवित्र कमल का उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था, समुद्र मंथन देवता और असुरों में किया गया था, तो जब 14 रत्न निकले थे उसमें से एक पर विराजमान कौन थी? लक्ष्मी जी थी। तो जो भी पूजा होता है, देखा होगा घरों में जो फोटो होता है, तो जो लक्ष्मी जी होती है वो कमल पर ही विराजमान होती है। भारतीय संस्कृति में कमल फूल का बड़ा महत्व है। कमल का फूल किसी तालाब या कीचड़ में खिलने वाला फूल होता है। तो ये बताता है किसी भी विकट परिस्थिति में भी अगर हम क्यों ना हो तो उस पर उसका आँच नहीं आता है। गंदगी में कमल खिलता है लेकिन उस पर गंदगी का एक भी बूंद नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। इसमें लगभग सभी रंगों का समावेश होता है। इसकी विशेषता है लंबी गर्दन, चमकदार गहरे नीले रंग की गर्दन, सिर पर एक मुकुट, है ना। मोर को सभी पक्षियों से अलग बनाता है। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। जब भी बारिश होने वाला होता है तो मोर अपने पंख फैला करके खुशी जाहिर करते हैं और नाचने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मोर को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि मोर खेत में रहने वाले कीड़े मकोड़ों का नाश कर देते हैं। ये सुंदरता और गर्व के पवित्रता को भी दिखाता है। लोग अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मोर पंख लगाते हैं। वो घोंसला भी कभी नहीं बनाते हैं। पहले हम लोग भी क्या करते थे, मोर के पंख को किताबों में रखते थे और उसमें चौक का पाउडर रखते थे कि वो खा के वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो भ्रम था। पहले के दिन में क्या करते थे, जो पेंसिल का छिलका होता है और उसमें रबर बनाने के लिए दूध में मिला के प्रैक्टिकल करते थे कि ये रबर बन जाएगा। तो ये सब अफवाहें होती है। ठीक है। तो ऐसा मोर के पंख को चौक खिलाने से वो कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही अफवाह थी। आगे है मोर गर्म रेगिस्तानी इलाकों में और ठंडे इलाकों में भी रह सकता है। जहाँ पास में पानी का स्रोत होता है वे वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। और भारतीय मोर को नीला मोर या पावर क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। ठीक है। और मोर जो है काफ़ी इसका वजन होता है, जिस कारण ये उड़ने में असमर्थ होता है, और लेकिन इसके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं जिसके कारण ये अच्छी तरह से दौड़ सकता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पेड़ बरगद। इसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगालेसिस है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से के एक नए पेड़ के समान लगने लगता है। जड़ से और अधिक तने और शाखाएं बनती है। जो इसका जड़ होता है ना, ये फैलते जाता है, ऊपर से तना गिरा यही ज़मीन में जाके जड़ बन जाता है, जिसके तरह इसका जड़ क्या होता है, काफ़ी दूर तक फैला होता है। यह भारत के इतिहास और लोक गाथाओं के लिए एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती है। गांव में जो वट सावित्री पूजा होता है इसी पेड़ का पूजा होता है। और 1950 में भारत सरकार ने इसकी उपयोगिता और विशालता और वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया। और बरगद क्या करता है, ये ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है। बरगद का पेड़ को हम क्या कहते हैं, वट वृक्ष या बड़ का पेड़ भी कहते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय फल आम, फलों का राजा आम। ये एक गूदेदार फल होता है जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है, जो उष्णकटिबंधीय हिस्से में बहुत ही व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है। इसका फल विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी से भरपूर होता है। भारत में कई प्रकार के प्रजातियों की आम पाए जाते हैं। 100 से अधिक किस्म के प्रजाति पाए जाते हैं। ये काफ़ी अनंत समय से भारत में उगाया जाता रहा है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा के में कई गीत लिखे हैं। अलेक्जेंडर ने इसका स्वाद चखा। साथ ही चीनी धर्मयात्री वेनसांग ने भी मुग़ल बादशाह अकबर
ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक आम के पेड़ रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1950 में आम को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। जो अगला हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये राजसी बाघ तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चमड़ का कोट होता है, जिस पर गहरी धारीदार पट्टियाँ होती है। जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसके पहले राष्ट्रीय पशु हमारा था शेर था, है ना। इसको बनाया गया राष्ट्रीय पशु लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। ये ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में शाही बंगाल टाइगर बाघ उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और साथ ही पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत में बाघों की निरंतर घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, ठीक है। और इसी के साथ ही इसको राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दिया गया ताकि इसके संरक्षण किया जा सके। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिसमें 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, ठीक है। अगला राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। तो रुपया हमारा राष्ट्रीय मुद्रा है और इसका प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि का र और उसी में क्या किया, एक पैरेलल लाइन काट दिया गया। तो यही क्या हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह। रुपए के चिन्ह को अंग्रेजी के आर और हिंदी के आर, जिसमें एक क्षैतिज रेखा बनी हुई है, यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज के बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। इस चिन्ह को भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को स्वीकार कर लिया है। यह चिन्ह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर श्री उदय कुमार ने बनाया है और जब से ये प्रतीक चिन्ह मिला है तब से यह अन्य प्रायद्वीप मुद्राएं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तानी और इंडोनेशिया के रुपए से अलग विशिष्ट बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाया जाता है, मीठे पानी में पाए जाने वाला जीव है और यह 18 मई 2010 को इसको भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, मतलब ये वहीं पाया जाएगा जहाँ पानी शुद्ध हो और मीठा पानी हो, तभी ये गंगा में पाया जाता है, क्योंकि ये केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका नामक यह मछली लंबे नोकेदार मुंह वाली होती है और इसके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में भी दांत दिखाई देते हैं। डॉल्फिन मछलियों का शरीर मोटा त्वचा और हल्के भूरे स्लेटी त्वचा सल्कों से ढका होता है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। तो ये भी एक लुप्तप्राय होने के कगार पे है, तो इसको क्या किया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण अवैध शिकार और नदी के घटते प्रवाह, भारी तलछट, बैराज का निर्माण के कारण इसके अधिवास में गिरावट आती है और इस प्रजाति के लिए प्रवास में बाधा पैदा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है। यह लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैला हुआ है। नदी पर 2 बांध बनाए गए, एक हरिद्वार में, दूसरा फरक्का मतलब बंगाल के पास। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। पिछले स्लाइड में बताया था मैंने। गंगा नदी को हिंदू समुदाय में पृथ्वी की सबसे अधिक पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू लोग इसकी गंगा मैया के नाम से जानते हैं और इसकी पूजा उपासना करते हैं और जो मर जाते हैं तो उसके अस्थि विसर्जन भी गंगा में कर देते हैं। मुख्य धार्मिक आयोजन नदी के किनारे स्थित शहरों में किए जाते हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरवन द्वीप में गंगा डेल्टा पर आकर काफ़ी व्यापक हो जाती है और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में इसकी यात्रा पूरी हो जाती है। जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी सब में, ठीक है। तो धार्मिक आयोजनों के लिए ये नदी बहुत फेमस है। हर की पौड़ी का गंगा आरती
हरिद्वार में, वाराणसी, प्रयागराज में कुंभ। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पंचप्रयाग क्या है इसके बारे में जानेंगे, है ना, गंगोत्री से होता है या फिर कहीं और से। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही।